गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। धूल पढ़ा रही थी। आज तीसरा दिन है। धूल के इसके लेखक है रामविलास शर्मा। उन्नाव जिला के उच्च गांव सानी में डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए। 1938 में आप अध्यापन के क्षेत्र में आ गए, पढ़ाने लगे। 1943 से 1974 तक बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में या अंग्रेजी विभाग में कार्य किए और अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष रहे। इसके बाद कुछ समय तक कन्हैया लाल मणिक मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में ये डायरेक्टर के पद पे रहे। इनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1934 से माना जाता है, जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर इन्होंने संपर्क में आए और अपना प्रथम जो आलोचनात्मक क्रिटिसिज्म पर लेख लिखा। निराला जी की कविता जो उनकी पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। उसके बाद निरंतर सृजन की ओर लिखते रहे। रामचंद्र शुक्ल के बाद यही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य नहीं होता, बल्कि समाज, राजनीति, अर्थ, इतिहास एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। अन्य आलोचकों की तरह उन्होंने किसी रचनाकार का मूल्यांकन केवल लेखकीय कौशल को जांचने के लिए, मैंने खाली लिखी हुई चीज़ को जांचने के लिए उन्होंने नहीं किया है, बल्कि जब रचना पात्र जो है ना उस समय के साथ, मैंने उस समय जिस समय लिखा है वो समय के साथ उन्होंने कितना जस्टिस किया, वो भी इनकी लेखनी के द्वारा लिखा जाता है। इसमें जो है ये चैप्टर जो धूल आप लोग को बताए हैं, ये जो धूल की महिमा का महत्व, उपलब्धता, उपयोगिता का इन्होंने बखान किया है अपने यंग एज में, किशोरावस्था, युवावस्था में। पहलवानी के शौकीन थे और इस पाठ में वे जो है ना उस धूल के बहाने अखाड़ों, गांवों, शहरों के जीवन जगत की सैर भी कराते हैं तथा धूल के नन्हे कणों का वर्णन देश प्रेम तक पाठ पढ़ाने से नहीं चूकते। माने धूल में ही हमारी देशभक्ति है, ये बताने की कोशिश करते। उस दिन मैंने बता दिया था कि पढ़ा दिया था कि शिशु के मुंह पे लगी हुई धूल जो है ना, शिशु के मुंह को फूल की पंखुड़ियों को जो धूल साकार बनाती है, साकार बनकर छा जाती है, उसकी सुंदरता को निखारती है, वही उसका नाम धूल है। गोधूली, गोधूली देख रहे हैं, शाम में गाय लोग आ रही है, गाय के पैरों से जो धूल उड़ रही है शाम की बेला, उसको गोधूली बोलते हैं। गोधूली पर कितने कवियों ने अपने कलम नहीं तोड़ दी। कलम तोड़ना मुहावरा है, मैंने बहुत अच्छा लेख लिखा बहुत सारे कवियों ने, लेकिन यह गोधूली मैंने ये गोधूली क्या है, गाँवों की संपत्ति है, शहरों के बाटे में, मैंने शहरों को हिस्सा बताया था ना। गोधूली का मतलब होता है गाय। गाय के शाम को जो गाय चर के चारागाह से लौटते हैं, उनके गांव में कच्ची सड़कें होती है और गायों के पैरों से जो धूल उड़ती है, उसी को लेखक ने या कवि ने या कवि कल्पना ने गोधूली का नाम दे दिया है। वो गोधूली गांव की संपत्ति है। शहरों के बाटे माने शहरों के हिस्से में गोधूली नहीं आती, क्योंकि शहर में न तो गोपाल होते हैं न तो गाय होते। देखिए अब गाँव की संपत्ति दिखाए गोधूली को, गाय के आने से धूल उड़ती है, गोधूली मेला दिखाई देती है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ होते हुए गोधूली का मन, एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में निमंत्रण दिया गया था, जिसमें उसको बोला गया था गोधूली की बेला मने गोधूली के समय में आने के लिए उसको आग्रह किया गया था कि गोधूली पे आइए, ठीक है। लेकिन शहर में, लेकिन लेखक बोलता है कि शहर में धूल धक्कड़, आंधी धूल तो होता है, धूल होता है, लेकिन गोधूली नहीं होती, क्योंकि वहाँ गायों की धूली देखने को नहीं मिलती, न गाय होते हैं न गोपाल होते हैं, इसलिए शहरों में गोधूली दिखाई नहीं देती। यह कविता की विडंबना थी। विडंबना मतलब दुर्भाग्य, मजबूरी, मैंने जो भी कविता की विडंबना है, दुर्भाग्य है। और गाँव में जिस धूली को कवियों ने अमर कर किया है, कह रहा है गाँव में कवि ने जिन धूलों को, गोधूली को अमर किया है, वो गोधूली क्या है, हाथी घोड़ों के हाथी घोड़ों के पैरों को चलने से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है।
मैंने गोधूली शहरों में बोला जाता है, शहरों में इसका कोई महत्व नहीं है, शहरों में गोधूली नहीं होता। क्योंकि जिस कविता में जिसकी जो है ना, कवियों ने जिस गोधूली को अमर किया है, गाँव में जिस धूल को अमर किया है, वो हाथी घोड़ों के पैरों के संचालन से, पैरों के चलने से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरना वो गोपालों मैंने गाय और गाय को चराने वालों के पैरों की धूली है, उसको गोधूली माना है। नीच को धूरी के समान मैंने कहा जाता है, धूल को तुच्छ, नीच आदमी को बोला जाता है नीच व्यक्ति धूल के समान है। नीच मतलब तुच्छ व्यक्ति, जो गिरा हुआ व्यक्ति है, जिसको समाज अवहेलना करती है, जो गलत कार्य करता है। धूरी नहीं, धूरी मैंने धूल के समान, बोले कि ये गलत, ये तुच्छ, धूल के समान तुच्छ कौन है, मैंने धूल के समान छोटा। ये वेद वाक्य मैंने, वेद में ऐसा नहीं कहा गया, वेद में धूल को छोटा नहीं बोला गया है। इसलिए नीच को धूरी समान मैंने तुच्छ, मैंने धूल के समान तुच्छ कौन है, जो एकदम छोटा, एकदम गया, एकदम नकारक धूल के समान माना गया है। ये वेद वाक्य नहीं है, क्योंकि धूल जो है तुच्छ वस्तु नहीं है, बहुत बेकार नकारी हुई वस्तु नहीं है। सती उसे माथे से, सती जब पहले के ज़माने में, अभी तो लोग नहीं हो, जिसका पति मर जाता था वो लोग सती होने के लिए जाते थे तो धूल को माथे से लगाते थे। योद्धा, योद्धा जो अपने देश के लिए लड़ने जाता है, वो अपने देश की मिट्टी को आँखों से लगाता है। आँखों से लगाना माने सम्मान करता है। यूलिसिस, होमर के महाकाव्य ओडेसी का प्रमुख पात्र, जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक। यूलिसिस कौन था? होमर का महाकाव्य जो है ओडेसी, ओडेसी का एक कैरेक्टर था जो बहुत संघर्ष किया था। वो भी प्रदेश से लौटने, प्रवास से लौटने के बाद, मैंने प्रदेशवास उसको हुआ था, जब वापस लौटा था तो इथाका, इथाका उसकी मातृभूमि थी, यूनान का एक जगह था, उसकी धूल को उसने चूमा था, उसका सम्मान किया था, उसको माथे से लगाया था। इसलिए धूल का महत्व बहुत है। यूक्रेन एक देश का नाम है, कि मुक्त होने पर एक लाल सैन्य में, यूक्रेन कभी गुलाम था, वो जब मुक्त हो गया तो लाल सैनिक मैंने उसके अंग्रेज सैनिक ने श्रद्धा से, मैंने रेस्पेक्ट वे में धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इसकी चरम व्यंजना के लिए धूल से मैंने श्रद्धा, रेस्पेक्ट देने, भक्ति, स्नेह, प्रेम, इसके लिए चरम व्यंजना, मतलब कि चरम व्यंजना होता है कि शब्द का कोई सामान्य अर्थ छोड़ के कोई विशेष अर्थ देता है, कोई अलग स्पेशल अर्थ देता है, कोई अपना शब्द अपने अर्थ में नहीं रहता, कोई अलग अर्थ देता है, उसके लिए धूल से बढ़कर कोई। मैंने हम श्रद्धा भी करते हैं तो क्या करते हैं, अपने धूल को माथे, भक्ति भी करते हैं तो आप पूजा करने लगते हैं उस जगह की धूल को, प्रेम करते हैं तो धूल से बढ़कर और भी कोई चीज़ नहीं। यहाँ तक घृणा, असूया आदि के लिए भी, मैंने घृणा के लिए, ईर्ष्या के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने, मैंने ये सब मुहावरे का प्रयोग होता है। धूल चटा देंगे, धूल चढ़ा देंगे, ये सब क्रियाएं, ये सब कार्य प्रचलित है। धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग, मैंने धूल जो है ना, यही धूल का धूल होता है, धूली होता है, धूली, धूरी, धूल के एक रूप हैं, लेकिन इसकी उपमाएं, इसका तुलना अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवादी सत्य है। मैंने धूल क्या है? हमारे जीवन, हमारे लाइफ का यथार्थ मैंने सत्य है, यथार्थवादी गद्य मैंने सत्य, जो हमारे जीवन की सत्यता है, गद्य रूप में है, कहानी के रूप में है, वो धूल है। और धूली जो होती है उसकी कविता है, मैंने धूल का स्त्रीलिंग धूली है। धूल हमारे जीवन के समान है, उड़ते रहता है, बैठता है ऐसा, क्योंकि धूल से ही हमारा शरीर बना हुआ है। तो धूल हमारे जीवन की सत्यता है, जीवन का गद्य है, धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है। धूली छायावादी दर्शन में जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, उसकी असलियत को पहचानना धूली का अर्थ है। इसीलिए धूली को छायावादी दर्शन कहा गया है, जिसकी वास्तविकता, माने धूली की वास्तविकता, रियलिटी क्या है, रियल रूप क्या है, उसमें लोगों को संदेह है। और धूली जो है लोक संस्कृति का नवीन जागरण, माने संसार का जो कल्चर है, लोग सारे संसार का जो कल्चर है, नवीन माने नए तरह से आगे बढ़ना, उन्नति करना, उसको जागरण, इन सब का रंग एक ही है। माने ये धूली धूली सबका रंग एक है, केवल रूप में भिन्नता है। रूप इसके माने इसके बनावट अलग अलग है, लेकिन रंग सबका
एक ही है, इसीलिए बोल रहा है कि धूल धूली धूरी। धूल जो है गद्य है तो धूली उसकी कविता है। उसी तरह है, धूली उसकी कविता है और धूल छाया, धूली छायावादी दर्शन है प्रकृति में। छायावादी दर्शन का मतलब है गूढ़ रहस्यों को प्रकृति के जानना, और जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, माने संदेह में है। धूरी लोक संधूरी मतलब होता है एक्सिस। एक्सिस धुरी का मतलब होता है एक्सिस, जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पे चलती है उसी तरह धुरी जो है हमारा सबका कहीं कहीं ना कहीं एक्सिस है, अक्ष लग। उसको जो है ना संस्कृति, नवीन संस्कृति, लोक संस्कृति का नवीन जागरण है, माने संसार के कल्चर का। इन सबका एक ही रंग, सबका कलर सबका एक है, रूप में केवल भिन्नता होती है। मिट्टी काली पीली लाल तरह तरह की होती है। बोले कि मिट्टी तो बहुत कलर की होती है, कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं लाल मिट्टी होती है, कहीं पीली मिट्टी होती है, लेकिन धूल कहते ही। लेकिन जहाँ धूल का स्मरण हम करते हैं, धूल के बारे में बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में कैसा धूल का बात आता है। शरद जैसे ठंड के दिनों में बादल फॉगी हो जाता है, बादल में कोहरा छा जाता है, उसी तरह जो हमको या धूल कहने से वही रंग हमें धूल का याद आता है। क्योंकि मिट्टी तो काली पीली लाल अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन धूल कहते ही शरद ऋतु माने सर्दी में धुले उजले बादलों, माने सफ़ेद जो बादल होते हैं, फॉगी बादल होते हैं, उसी को याद हो जाए। धूल के लिए श्वेत शब्द माने सादा सफ़ेद शब्द धूल के लिए अनावश्यक है। धूल को हम सफ़ेद नहीं कह सकते, वह उसका सहज रंग है, उसका अलग अलग। हमारी देशभक्ति, अब लेखक कह रहा है कि हमारी देशभक्ति इसी में है कि हम धूल को माथे से नहीं लगाए। धूल को सिर से नहीं लगाना है तो आप नहीं लगाओ, लेकिन कम से कम उस पर पैर रखो। माने हमारी देशभक्ति में, देश के प्रति हमारी भक्ति है, तो बोलता है कि धूल को माथे से मत लगाइए, लेकिन क्या है, कम से कम माने उस धूल पर, उस मिट्टी पर पैर रखिए। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई वह धूल हमारी सभ्यता बन। किसान जो सारा दिन कार्य करता है, धूल मिट्टी में कार्य करता है, तो लेखक बोल रहा है कि किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई, मैंने हमेशा वो हमारे लिए कार्य करता है, जिसके कारण उसके हाथ पाँव चेहरे पे हमेशा धूल लगी होती है। वो हमारे उनका लगा हुआ, धूल लगा हुआ जो शरीर है किसान का, वो हमारी सभ्यता माने हमारी संस्कृति से क्या कहती है। हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई। मन कह रहा है कांच, असली डायमंड क्या है, असली डायमंड तो कांच ही कहते हैं। तो बोल रहा है कि हम लोग सभी लोग कांच से, शीशा से प्यार करते हैं। धूली भरे, धूल से भरा हुआ जो हीरा है उसमें हमें धूल दिखाई देता है। भीतर की कांति माने जो धूल भरा हीरा है, एक्चुअली वो अंदर से चमकता है, जैसे किसान, जैसे धूल भरा बालक। तो हम जो है क्या, कांच मतलब शीशे को प्यार करते हैं। धूली भरे हीरे में हमें धूल दिखाई देते, माने किसान जो हमारे लिए धूल से भरा रहता है, परंतु असली हीरा तो वही है जो हमारे लिए अन्न उपजाता है, तो वो उसमें हमें धूल दिखाई देते हैं। भीतर की कांति आँखों से, माने उनके भीतर जो गुण है वो हमारे आँखों से ओझल हो जाती है, आँखों से गायब हो जाती है। लेकिन ये हीरे माने धूली भरे हीरे, जो किसान है, धूली भरे बच्चे हैं, ये अमर हैं। और एक दिन माने ये हीरे अमर हैं, और एक दिन अपनी अमरता का माने अपने अमर होने का, कि हमेशा के लिए हम अमर हैं, उसका प्रमाण भी देंगे। उस समय एक दिन हमारी अमरता का प्रमाण भी ये हीरे देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण दिया है। अटूट माने कभी नहीं टूटने वाला। लेखक यहाँ बोला जाता है जो डायमंड होता है, जो हम खरीद के लाते हैं, जो कांच स्वरूप होता है, उसको मारने से टूट जाता है। लेकिन ये असली हीरे जो होते हैं, जो किसान होते हैं, ये असली हीरे जो बच्चे होते हैं, ये हमेशा अटूट होने का प्रमाण देते हैं। चाहे कितनी सर्दी हो, चाहे कितनी गर्मी हो, मौसम की कितनी भी मार हो, ये अटूट रहते हैं, कभी टूटते नहीं हैं। हीरा वही घन चोट न टूटे, माने असली हीरा वही है जिसे चाहे कितना भी जोर से मारा जाए
वो कभी नहीं टूटेंगे। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना। माने उनको मारो, कांचली कांच को मारो तो वो उलट के वो आँख में पड़ते हैं, चोट करते हैं, उल्टा प्रहार करते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि कांच क्या है, हीरा क्या है। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को माथे से लगाना। मतलब जब हम डायमंड पे, हीरे पे प्रहार करेंगे और आँखों में उड़ के पड़ेगा, वो हमें उल्टा प्रहार करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि असली हीरा कौन है। और तब उसका महत्व, उसके रहस्य को हम जानेंगे। कांच और हीरे का भेद, अंतर जानेंगे कि कांच क्या है और असली हीरा क्या है। तब हम हीरे से लिपटी हुई, हीरे में जो लिपटी हुई धूल है उसको हम माथे से लगाना सीखेंगे। माथे से लगाना मतलब उसको सम्मान देना सीखेंगे, उसको सम्मान करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों। श्रेय स्वस्थ रहिए। प्रश्न उत्तर मैंने दे दिया था कल तक, और आज मैं आपको भाषा अध्ययन दूंगी। उपसर्ग छाटिए और 1 और 2 दूंगी, ये भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।